मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो आज से जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया जा रहा है ना। आपको प्रेजेंटेशन असाइन कर दिया गया है। हर स्टूडेंट को कौन सा टॉपिक बोलना है वो अभी 8 बच्चों को असाइन कर दिया गया है टॉपिक। तो अब आप डे बाय डे आपका प्रेजेंटेशन देंगे यहाँ पे, है ना। अब पीपीटी के थ्रू देंगे। इससे आप अपना पीपीटी बनाना भी सीखेंगे और किस तरीके से बोलना है ये भी सीख लेंगे। ठीक है। तो आज जो जो हमारा पहला प्रेजेंटर है वह है आंचल पुजारी। ठीक है। तो हम सभी स्वागत करते हैं आंचल का, कि वो अपना पीपीटी यहाँ प्रेजेंट करें। टॉपिक जो मिला है उनको, जो असाइन किया गया है, और बाकी लोग जो है वो अवेयर रहे कि उनका माइक ऑन ना हो। जैसे मुझे लता ब्रिजवासी का माइक ऑन दिख रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपने अगर अपना माइक ऑन किया हुआ है तो प्रेजेंटर को दिक्कत आती है, उसका वीडियो वहां से हट जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट हैं, अवेयर हैं, आप सिर्फ अपना कैमरा ऑन कीजिए। बाकी आप अपना माइक जो है वो ऑफ करें, म्यूट करके रखें। ठीक है। तो आंचल पुजारी, आइए अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। स्टार्ट करो बेटा। जी मैम। मैम शेयर हो रहा है स्क्रीन? हाँ, बट आप उसको उसमें लाओ ना बेटा। हाँ, इसमें लाओ। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। Good morning everyone. Myself Anchal Pujari. My presentation topic is psychology, in which we will discuss about its subtopics that are history of psychology, meaning of psychology, definitions which are given by psychologists about psychology, nature and characteristics. Psychology is the science of soul, science of mind, science of consciousness, science of behavior, scope and utility of psychology for teachers. Now, history of psychology. 387 BC, Plato suggests that the brain controls our mental process. प्लेटो ने 387 बीसी में बताया कि जो ब्रेन होता है वो हमारी मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। जैसे हम सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने वाला जो है वो ब्रेन है। 335 बीसी में एरिस्टोटल सजेस्ट दैट द हार्ट कंट्रोल्स आवर मेंटल प्रोसेस। अरस्तु जो है उन्होंने बताया कि जो हार्ट होता है वो हमारे मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। 1879 AD, William Wundt opens the first formal laboratory for psychology. 1883 AD, the first laboratory of psychology in America is established at Johns Hopkins University. 1886 AD, Sigmund Freud performs therapy in Vienna. 1892 AD, the American Psychological Association APA is founded. 1893 AD, Edward Titchener, formed student of the Wundt, suggests that the laboratory at Cornell University develops स्ट्रक्चरलिज्म। ये विलियम वुंड के स्टूडेंट थे, एडवर्ड डी टिशनर। 1896 AD, writings of William James and John Dewey bring about the school of thought known as functionalism. 1901 AD, the British Psychological Society was founded. 1906 AD, Ivan Pavlov publishes the first studies on classical conditioning, supports the behaviorist approach to psychology. 1932 AD, Jean Piaget publishes The Moral Judgment of Children, supports the cognitive approach of psychology. 1942 AD, Carl Rogers publishes Counseling and Psychotherapy, supports the humanistic approach to psychology. अब हम बात करते हैं कि किस किस सेंचुरी में साइकोलॉजी के बारे में क्या क्या धारणा बनी। 15th सेंचुरी में साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल मतलब आत्मा का विज्ञान बोला गया। 16th to 17th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ माइंड बोला गया। 18th to 19th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ कंसियसनेस मतलब चेतना का विज्ञान कहा गया। और 20th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार का विज्ञान।
Now, meaning of psychology. What is the meaning of psychology? The word psychology is derived from two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul. Psyche का मतलब आत्मा और logos means to study मतलब अध्ययन. मतलब साइकोलॉजी का मीनिंग इसमें बताया गया कि इट इज द स्टडी ऑफ सोल. आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है. नाउ the definition is psychology is the scientific study of behavior and mental processes. Behavior includes all of our outward and overt actions and reactions, such as verbal and facial expressions and movements. साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है और जो मनुष्य के दिमाग में जो मेंटल प्रोसेसेस जो चलती रहती हैं उनका विज्ञान है. उसमें जो बिहेवियर है उसमें हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के एक्शंस एंड रिएक्शंस इंक्लूड होते हैं. वर्बल एंड फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब हमारे हाव भाव और हमारे चाल चलन ये सब इसमें इंक्लूड होता है. Now definition. According to Watson, psychology is the positive science of behavior. Watson ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक धनात्मक विज्ञान है. मतलब मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है. उसे अपने जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है और वह उसके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है. मर्फी के अनुसार साइकोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. मर्फी ने बताया कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो जीव और पर्यावरण के बीच में संबंध स्थापित करता है. उसके बारे में अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है. क्रो एंड क्रो के अनुसार साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स. मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है और जो वो समाज के साथ संबंध स्थापित करता है उसके बारे में अध्ययन है. Now nature. What is the nature of psychology? फर्स्ट है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है. मतलब वही बात हो गई कि मनुष्य जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है. यह कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है. रिलेटेड विद द लाइफ, यह हमारे जीवन से संबंधित है. मतलब यह मनुष्य वर्तमान और भावी जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी होती है क्योंकि मनुष्य कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता रहता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वह उसके जीवन से संबंधित है. हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, मतलब मनुष्य का समाज के साथ और पर्यावरण के साथ अपने परिवेश में समायोजन करने के लिए यह बहुत उपयोगी होता है. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ मैन एंड एनिमल. मनोविज्ञान मनुष्य और पशु पक्षियों के व्यवहार का विज्ञान है. Second, psychology is the study of physical, mental and social behavior. मनोविज्ञान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन है. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट इन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के साथ समायोजन करने में जो मनोविज्ञान है वह उसका अध्ययन है. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड कंट्रोलिंग एलिमेंट्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स. साइकोलॉजी वंशानुगत और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का अध्ययन है जो मनुष्य को प्रोत्साहित करते हैं और उसको मतलब कंट्रोलिंग एलिमेंट जो मनुष्य को कंट्रोल करते हैं उन सब का अध्ययन है. साइकोलॉजी सॉल्व द बिहेवियरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स. साइकोलॉजी मनुष्य और पशु पक्षियों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण करता है. डिस्पाइट बीइंग कंस्टिट्यूटिव साइंस, इट्स नॉट अ प्योर साइंस, इट्स अ नियरेस्ट नेट साइंस. यह एक विधायक विज्ञान होते हुए भी पूरी तरह शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक निकटतम विज्ञान है, निकटतम शुद्ध विज्ञान है. अब हम बात करते हैं 15th सेंचुरी में जब इसको साइंस ऑफ सोल मतलब इसको जब आत्मा का विज्ञान बताया गया साइकोलॉजी को, तो उसमें बताया गया कि इन टर्म्स ऑफ द स्टडी ऑफ द सोल द अर्लिएस्ट अटेम्प्ट एट डिफाइनिंग साइकोलॉजी ओ देयर ओरिजिन टू द मोस्ट मिस्टीरियस एंड philosophical concept, namely that of soul.
सोल के बारे में इन्होंने बताते हुए कहा कि यह एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है साइकोलॉजी, जिसमें साइकी और लोगस दो वर्ड से बना है। साइकी मीन्स सोल होता है और लोगस मीन्स टू स्टडी, मतलब यह आत्मा के विज्ञान का अध्ययन ही साइकोलॉजी है, बताया गया। पर जब 15th सेंचुरी में इसको आत्मा का विज्ञान बताया गया तो इसमें कुछ आलोचना हुई कि आत्मा क्या है और आत्मा के बारे में हम कैसे अध्ययन करेंगे, तो इन सब का आंसर वो अच्छी तरह नहीं दे पाए। तो इस वजह से कुछ फिलोसोफर्स ने उसको मस्तिष्क का विज्ञान बताया। उन्होंने बताया कि जो माइंड है इज अ पार्ट विच कंट्रोल्स एंड लीड्स द एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड वुमेन। जो मस्तिष्क है वह मनुष्य की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड। उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड बताते हुए कहा कि इसमें कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता होती है, क्योंकि मनुष्य कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मतलब उसमें वह निरंतर चलता रहता है, निरंतर वर्क करता रहता है। फिर है यूनिटी, इसमें एकात्मकता। इसमें ऐसा नहीं है कि वह चिंतन मनन और यही सब करता है, बल्कि यह सोचता है, समझता है, कार्य करता है और कल्पना करता है। अब एक्टिव मतलब यह सक्रिय होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है, समझता रहता है मनुष्य अपने कार्य को करने के लिए, तो यह हमेशा सक्रिय रहता है। अब प्राइवेट ये होता है निजी, मतलब क्योंकि हमारे मस्तिष्क के जो हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो हमारे दिमाग का हमें ही पता है, दूसरे इंसान को नहीं पता है, तो इसीलिए यह प्राइवेट इसको बताया गया है। अब क्रिटिसिज्म मतलब इसमें कुछ आलोचना की गई। एक तो सबसे पहले बताया गया कि सब्जेक्टिव मतलब कि इसमें बोला गया कि हमें अपने दिमाग का तो पता है, परंतु हम दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क का पता नहीं लगा पाते कि वह क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, तो इसमें ये आलोचना हुई है। दूसरा बताया कि कंटिन्यूटी एंड यूनिटी, मतलब यह निरंतर तो चलता रहता है, मतलब यह जो नॉर्मल पर्सन है जो सही से वर्क कर रहा है तो उसके लिए तो सही है कि वो अच्छे से सोच भी रहा है, समझ भी रहा है, कल्पना भी कर रहा है, परंतु जो एबनॉर्मल है, जो मतलब जो ठीक नहीं है, तो उनके दिमाग के बारे में और जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया, तो इसमें कुछ आलोचना हुई थी। इस वजह से 18th 19th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब इसको चेतना का विज्ञान बताया गया। जब आत्मा का विज्ञान और मस्तिष्क का विज्ञान जब फेल हो गया तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसकी कुछ सुटेबल डेफिनेशन सर्च करते हुए अपने इसको चेतना का विज्ञान बताया। इनमें हमारे विलियम जेम्स, विलियम वुंड और उनके जो स्टूडेंट हैं एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने बताया कि यह चेतना का विज्ञान है। और फ्राइड ने भी थ्री लेवल्स ऑफ माइंड बताए। एक तो अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। इन्होंने उसकी तुलना एक नदी से की है, जिसमें उन्होंने बताया कि नदी के जो नीचे बिल्कुल नीचे का भाग होता है उसको अनकॉन्शियस माइंड से तुलना की है, और जिस लेवल पर मछलियां तैरती हैं उसको प्री कॉन्शियस माइंड बताया और ऊपर के भाग को कॉन्शियस माइंड बताया। इसमें हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हम कक्षा में बैठे हैं और सामने से अध्यापक हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें कोई कार्य मतलब हमारे दिमाग में कुछ और चीज चल रहा है और हमारा बाहर से तो ध्यान शिक्षक पे है, परंतु हमारे अंदर से हमारे मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है, मतलब हम वैसे तो उनकी तरफ कंसंट्रेट नहीं है। तो फिर यही है, मतलब इसी के बारे में इन्हीं लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में फ्राइड ने बताया। पर इसमें कुछ आलोचना हुई। बीइंग एंटायरली सब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन मैटर फॉर द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड वाज एन अनसाइंटिफिक मेथड। इसमें बताया कि इसमें भी वही बात आ गई कि मतलब हमें चल तो जाता है पता है कि मतलब कि नहीं, मतलब हम लोग हमारा ध्यान तो मतलब कहीं और होता है, तो मतलब हमारे दिमाग में जो भी चीज चल रही है वो हमारे दिमाग का हमें ही पता है, परंतु दूसरे व्यक्ति को हमारे दिमाग के बारे में कुछ नहीं चल पाता है पता कि हम क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या मनन कर रहे हैं। तो इसको एक अनसाइंटिफिक मेथड बताया गया। इट कुड नॉट इंक्लूड द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ एनिमल्स। ने पशु पक्षियों के बारे में इनकी चेतना के बारे में कुछ इसके बारे में नहीं बताया है।
इनमें कुछ इन आलोचनाओं की वजह से इसको साइंस ऑफ बिहेवियर 20th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ बिहेवियर, इसको व्यवहार का विज्ञान बताया गया, जिसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशन देते हुए कहा। सबसे पहले है वॉटसन ने बताया साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, यह व्यवहार का एक धनात्मक विज्ञान है। दूसरा बताया कि साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, यह मन ने बताया। फिर मैकडूवेल के अनुसार साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। पिल्सबरी के अनुसार साइकोलॉजी मे बी द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्रो एंड क्रो के अनुसार साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। एंड वुडवर्थ ने अपने डेफिनेशन में बताते हुए कहा कि साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉल्ट। मतलब साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब वह अपने व्यवहार को अपनाता है। तो यह वुडवर्थ ने बताया। फिर वुडवर्थ ने अपनी एक डेफिनेशन देते हुए बताया कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। उन्होंने इसमें 4 फैक्ट्स साइंस, एक्टिविटीज, इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट को के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताया है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। 15th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ सोल मतलब आत्मा का विज्ञान बताया गया। 16th to 17th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ माइंड बताया गया। 18th to 19th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया, चेतना का विज्ञान। 20th सेंचुरी में इसको साइंस ऑफ बिहेवियर बताया गया, व्यवहार का विज्ञान। 20th सेंचुरी में जो वुडवर्थ थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी, तो उसमें उन्होंने 4 फैक्ट्स लिए थे, साइंस, एक्टिविटीज, इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। तो साइंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, साइंटिफिक मेथड्स, फैक्चुअल बेस्ड, इसमें साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, और फैक्चुअल में मतलब इसमें फैक्ट्स होते हैं, सत्यता होती है। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब यह सार्वभौमिक होता है। वैलिडिटी होती है, इसमें प्रामाणिकता होती है। डिस्कवरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलेशन, एंड प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। अब साइंटिफिक मेथड्स में क्या क्या आता है, जैसे हम स्कूल में या कॉलेजेस में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका उद्देश्य तैयार करते हैं, फिर हम उसमें उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसकी रीडिंग्स लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग लेते हैं, क्लास ऑफ डाटा, देन उसका हम सामान्यकरण करते हैं, फिर हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड्स में ये सब इंक्लूड हो जाएगा। अब एक्टिविटीज में इन्होंने लिया है 3 तरह की एक्टिविटीज, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, अफेक्टिव मतलब भावात्मक, और साइकोमोटर मतलब क्रियात्मक। इन्होंने इसको 3H से एक्सप्लेन करते हुए बोला है। 3H मतलब हेड, हार्ट एंड हैंड। मतलब जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज, संज्ञानात्मक मतलब चिंतन मनन, जो हम सोच विचार करते हैं, तो ये सब हमारे हेड मतलब ये सब हमारे मस्तिष्क में चलता है। फिर अफेक्टिव मतलब भावात्मक मतलब जो भी हमारे भाव होते हैं वो हमारे हार्ट से जुड़े होते हैं। साइकोमोटर मतलब हमारे जो क्रियात्मक, वो जो भी हम कार्य करेंगे वो हमारे हाथों से या फिर इन सब चीजों से कार्य होगा। फिर हमारा इन्वायरमेंट, फिर इंडिविजुअल मतलब मनुष्य, एंड इन्वायरमेंट में आएगा फिजिकल, सोशल एंड होम। फिजिकल मतलब शारीरिक एंड सामाजिक, और होम मतलब अपने परिवेश में जो विकास होता है उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मतलब किन किन क्षेत्रों में मनोविज्ञान कार्य करता है, जैसे पॉलिटिक्स, मिलिट्री, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्रिमिनोलॉजी। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में भी कि कैसे दूसरी पार्टी से लीड करना है, और हर चीज में मतलब इसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष अगर मजबूत होगा तो तभी वह दूसरी पार्टी से अपनी लीड पा सकेंगे। मिलिट्री में भी यही कार्य करता है कि युद्ध क्षेत्र में कैसे कार्य करना है, मतलब अपना मनोबल नहीं हारना है, तो इन सब में कार्य करता है। स्पोर्ट्स में भी ये सब अपने अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए और दूसरी टीम से लीड पाने के लिए इन सब में हेल्प करता है। एजुकेशन में अभी हम आगे बात करेंगे इसमें। एंड मेडिकल हेल्थ में जैसे आजकल महामारी फैल रही है कोरोना, तो इसमें क्या कहते हैं,
इसमें जैसे किसी को कोरोना हो भी जाता है तो उसको बहुत पहले से ही मतलब डिमोरलाइज होने लगता है कि मतलब हिम्मत हारने लग जाता है कि मैं कैसे वो करूंगा। तो इस वजह से इसलिए ये जो साइकोलॉजी होता है यह डॉक्टर के साथ साथ जो मरीज होता है उसका भी मनोवैज्ञानिक पक्ष मजबूत करता है और उसको इस जंग से लड़ने की हिम्मत प्रदान करता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श, इसमें निर्देशन 3 प्रकाशित दिए जाते हैं: शैक्षिक, व्यावसायिक एंड व्यावहारिक। शैक्षिक मतलब इसमें शैक्षिक निर्देशन शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को दिए जाते हैं। जैसे शिक्षक को तो बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार समझाना है, उनके व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन लाना है, तो इसमें मदद करता है। और विद्यार्थी को भी शिक्षा में उनको किस विषय को चुनना है और उनके किस में रुचि है, उन सब में मदद करता है। व्यवसायिक व्यवसायिक में इस प्रकार मदद करता है कि जैसे उन्होंने अपने जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है तो उस किस व्यवसाय में उसका उसको अप्लाई करना है, किस में यूज करना है और किस व्यवसाय को चुनना है, इसमें मदद करता है। और व्यवहारिक मतलब उनका व्यवहारिक ज्ञान भी, मतलब हमारे समाज के साथ कैसे समायोजन बिठाना है, कैसे अपने कार्य को सिस्टमेटिक वे से करना है और अपनी हर चीज जो व्यवहार में इंक्लूड होता है उसको उसमें निर्देशन एवं परामर्श में मदद करता है। क्रिमिनोलॉजी मतलब क्रिमिनोलॉजी में भी यह बहुत हेल्प करता है। फिर है यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। सबसे पहले है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें मतलब बच्चों को बहुत महत्व दिया जाता है, मतलब उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है, उनकी समस्याओं को समझा जाता है। फिर सेकंड है चेंज इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब विधियों में परिवर्तन लाना, मतलब कि बच्चों को जिस प्रकार समझ में आता है, मतलब किस प्रकार बच्चा शिक्षक की बात समझ रहा है, उनको अलग अलग मेथड्स से उनको समझाना चाहिए। करिकुलम पाठ्यक्रम उनके मतलब उनके पाठ्यक्रम में भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए ताकि उनको जिस प्रकार मतलब एक्टिविटीज ऐसी करानी चाहिए जिस प्रकार उनमें मतलब बच्चों को समझ में आए। टाइम टेबल के अनुसार कार्य करना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज जैसे संगीत, कला, जैसे जूडो, कराटे और ये सब जो भी चीजें होती हैं अदर एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। डिसिप्लिन अनुशासन में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट, अरस्तु ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब हेल्दी इन्वायरमेंट और हेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से हेल्दी शरीर भी रहेगा तो उस वजह से इंसान जो मस्तिष्क है वो अच्छी तरह कार्य करेगा और बच्चे में सीखने समझने की योग्यता बढ़ेगी। फिर रिसर्च या शोध में स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, शिक्षा में जो भी समस्याएं आई हैं उनके बारे में उनका अध्ययन करता है। मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मापन एवं मूल्यांकन। एम्फेसिस, इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। अभी तो हम अलग अलग प्रकार के विद्यालय में अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कुछ मेंटली और फिजिकली ऐसे वीक भी होते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी कक्षाएं मतलब निर्धारित होती हैं। फिर है अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो एजुकेशन शिक्षा के जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना। ये सब इनके मतलब यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी फॉर टीचर्स है। थैंक यू मैम। ठीक है, स्क्रीन बंद करो बेटा, प्रेजेंट। जी मैम। तो आप देख रहे थे आंचल पुजारी का प्रेजेंटेशन था जिसमें इन्होंने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी प्रेजेंट किया है। उसके बाद मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी बताया, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया कि साइंस ऑफ बिहेवियर है। उसके बाद बिहेवियर को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से, है ना, जिसमें इन्होंने बताया कि आउटर बिहेवियर और इनर बिहेवियर की तरह रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद इन्होंने 2-3 डेफिनेशन बताए, जिसमें मुरे का डेफिनेशन था और मॉर्फी का, सॉरी, वॉटसन का था, और एक क्रो एंड क्रो का डेफिनेशन था। क्रो एंड क्रो के डेफिनेशन में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया
कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप को हम साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद के स्लाइड में इनका नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात किया, जिसमें कि साइकोलॉजी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फिर कैसे लाइफ से रिलेटेड है और एडजस्टमेंट में किस तरीके से हेल्पफुल है। उसके बाद इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं शायद स्लाइड्स में, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कि साइंस है, साइंस ऑफ बिहेवियर है, या फिर स्टडी ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल बिहेवियर है, एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट के साथ तो है ही है, और किस तरीके से इसमें हम हेरिडिटी के बारे में जानते हैं, ये सब कुछ बताया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक जो फ्लो चार्ट वाला स्लाइड बनाया था, जिसमें इन्होंने वुडवर्थ का डेफिनेशन दिया था साइकोलॉजी को डिफाइन करते हुए, वो बहुत अच्छा स्लाइड था और प्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया इन्होंने उसको, जिसमें उन्होंने एक साइड में वुडवर्थ का जो डेफिनेशन था वो बताते हुए, नेक्स्ट जो साइड था कि साइंस अगर कहा है तो क्यों साइंस कहा है, तो जो साइंस कहलाने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं वो बताया था, वो भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है आंचल ने, है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो आंचल पुजारी का प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से अच्छा था, है ना, और पीपीटी बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, स्लाइड्स बहुत अच्छे से अरेंज थे, और जो फीडबैक है वो अभी लास्ट में और दूंगी मैं, लेकिन एक बारी एक राउंड कर लेते हैं, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं आंचल से, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, तो आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं 1 बाय 1 और पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, दीक्षा को नहीं पूछना है। मुकेश? ठीक है, तो मैं ये फाइनल अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कशन करना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ओके, तो आंचल, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा बेटा, है ना, पीपीटी आपने बहुत अच्छा बनाया है और प्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक और होना चाहिए था प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में, है ना। आपका कैमरा ऑन है आंचल? जी मैम, कैमरा ऑन है। ठीक है, तो देखते हैं आंचल। हाँ आंचल, तो आपको और भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब अभी क्या लग रहा है कि तुम बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, नहीं, जब तुम प्रेजेंट कर रहे हो तो भी बीएड के बाद तुमने टीचर बनना है, ठीक, तो जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो एक्सप्रेशन होता है वो लाओ चेहरे पे, और कॉन्फिडेंस भी दिखाओ चेहरे से कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट। देखो ना, पीपीटी तुमने खुद बनाया है, तुम्हें ही प्रेजेंट करना है, तो जो बनाने का कॉन्फिडेंस होता है ना वो प्रेजेंटेशन में दिखाई देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है उसको और इनहांस करो। बहुत अच्छा किया है तुमने, है ना, और चूंकि तुम ही पहला, तुम्हारा रोल नंबर पहला था, तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन पहला आया है, तो ध्यान तुम पे बहुत ज्यादा जा रहा है सभी का, है ना, और तुम एक आइडियल सेटअप रेडी कर रहे हो नेक्स्ट के, जैसे नेक्स्ट आभा का प्रेजेंटेशन है, तो आभा के लिए आप एक पाथ बना रहे हो कि भाई ये अभी ट्रिगर हो गया, अब इसके बाद से मुझे इससे और बेहतर करना है ना। तो आंचल, आपका प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, बस आपको और इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए ही बैठे हैं, है ना, तो आप अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसके लेवल को रिफ्लेक्ट भी कीजिए अपने चेहरे से, ऐसा ना लगे कि आप बहुत डरे हुए हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से जब आपका टर्न आए तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, नॉलेज बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, और भी कॉन्फिडेंटली इसको प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम इनफैक्ट ज्यादा ही हो गया है, संतोष सर की क्लास का टाइम हमने ले लिया है ऑलमोस्ट 15 मिनट। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ, ये आपके इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, इसलिए अच्छे से मेहनत करके कीजिए इसे, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, कल के प्रेजेंटेशन में शायद ये आभा का प्रेजेंटेशन है कल, तो आभा, आर यू रेडी विथ योर प्रेजेंटेशन फॉर टुमारो? यस मैम। ओके, तो आप अपना पीपीटी का स्लाइड एक बार मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, मैं एक बार जरूर चेक करूंगी, ठीक है ना। तो ओके मैम। चलिए कल मिलते हैं सभी। थैंक यू जी मैम, थैंक यू मैम। मैम।